नमस्कार। लोकसभा चुनाव चल रहा है 2024 का और आज हम यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार मित्र हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है। सब लोगों के, लोकसभा के उम्मीदवारों के अलग अलग विचार, अलग अलग लोगों की नीतियाँ, अलग अलग योजनाएं और लोगों के उसमें विचार, सोच, लोगों की अपेक्षाएं, इन सब से नजदीक में, ग्राउंड में सबसे नजदीक जुड़ने वाला व्यक्ति होता है पत्रकार। वही सारे लोग हमारे साथ में है कि इस चुनाव का रुख जनता किस प्रकार देखती है, हम जानते हैं। हमारे साथ में है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ अपना अपना परिचय दें। मेरे साथ सबसे पहले मैं संजय शेने, इनसे बात करता हूँ। संजय जी, अभी चुनाव चल रहा है, निश्चित रूप से 15 दिन से सब लोग बिजी है चुनाव के क्षेत्र में, ग्राउंड में। वर्तमान परिस्थिति में यहाँ पे मोटा मोटा 3 से 4 उम्मीदवार अभी लग रहे हैं, तो क्या लगता है जनता राष्ट्रीय स्तर पर सोचती है, स्थानीय स्तर पर सोचती है, अपनी समस्याएं सोचती है? जनता की क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं चंदू भैया आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये पत्रकारों के साथ ही शो किया है। अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव जो है 26 तारीख, 2-4 दिन ही बचे हुए हैं। जनता के मन में क्या है ये तो जनता खुलकर नहीं बताती। जनता तो 26 तारीख को बताएंगे। हमकी बॉडी लैंग्वेज तो पढ़ सकते हैं उनके मन में क्या है। लेकिन एक बात तो है, अमरावती में जो भाजपा की उम्मीदवार है नवनीत जी राणा, उसके बाद में बलवंत वानखड़े जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, बाद में जो प्रहार के बच्चों को इनके जो उम्मीदवार है दिनेश जिबू, और वंचित बहुजन आघाड़ी के जो उम्मीदवार है जो आनंदराज आंबेडकर है, जिनको वंचित बहुजन आघाड़ी ने सपोर्ट किया है, समर्थन किया है। इन चारों के बीच में कड़ा मुकाबला होने वाला है। अब इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है 26 को दिखने वाला है। लेकिन ये चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ साथ जमीनी मुद्दे जो है, जमीनी मुद्दे खासतौर पर उछाले जा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई एयरपोर्ट का विकास जो हुआ कि नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई लेकिन चालू होने का है। लेकिन उसके साथ साथ मेलघाट में जो मुद्दा जो है कुपोषण का मुद्दा है, बाद में फार्मर सुसाइड का मुद्दा है, बाद में अचलपुर में 2019 से जो मिल बंद पड़ी हुई है। ये मुद्दे भी इस चुनाव में है। और लोगों को लगता है कि ये मुद्दे जो है, जनता के मुद्दे जो लेके दिल्ली में जाएगा उसको ही लोग वहाँ पे संसद में भेजेंगे। तो अभी जो रुख है जनता का वो 26 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होता है। तो क्या लगता है ये जो मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट का नाम लेते हैं, क्या एयरपोर्ट से अमरावती का विकास रुक सकता है? एयरपोर्ट के कारण रुक सकता है, इच्छा शक्ती के कारण रुकता है? मराठी हिंदी जो रखते अभी बघा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ह्या खासदार नवनीत राणा जाते, विद्यमान खासदार आणि भाजपच्या जे उमेदवार आहे त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठींबावर निवडून आले होते। आणि सध्याचं अमरावती जिल्ह्याचं जातीय समीकरण जर आपण बघितलं तर मुस्लिम आणि दलित निर्णायक या ठिकाणी आहेत। त्यामुळे जर पाहिलं मागच्या वेळेस नवनीत राणा या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा होते, त्यामुळे दलित आणि मुस्लिम त्यांच्यासोबत मोठ्या संख्येने होते। मात्र यावेळी आपण जर बघितलं तर खासदार नवनीत राणा जे आहे, ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत आणि कमळ चिन्हावर दलित आणि मुस्लिम लोक मत मारत नाही, हे वस्तुस्थिती आहे। मात्र आता जर पाहिलं तर, आणि आपण जर 5-10 वर्षातले कार्यकर्ते आपण जर बघितले तर सुरुवातीच्या काळामध्ये आपण जर पाहिलं तर नवनीत राणा यांचे पती रवी राणा आहेत, त्यांनी भाजपच्या अनेक नेत्यांवर जे आहे ते तुफानाची टीका केली होती। प्रवीण पोटे जे आहेत ते पालकमंत्री होते, त्यांना बालकमंत्री म्हटलं होतं आणि त्यांचं कार्यालय फोडलं होतं। आणि तुषार भारती जे आहे ते खरे मावळे, आता बच्चूकडून काही वेळापूर्वी उल्लेख केला आहे की ते खरे मावळे आहे की त्यांनी जे आहे भाजपसोबत जाणं, म्हणजे नवनीत राणाला पण पाठिंबा उघडपणे त्यांचा नाही, मात्र आतमध्ये त्यांची नेमकी काय भूमिका हे महत्त्व असणार आहे। आपण जर अमरावतीचं चित्र जर बघितलं तर 4 प्रमुख उमेदवार रिंगणात। आनंदराज आंबेडकरांची महत्त्वाची भूमिका आहे, प्रकाश आंबेडकरांचे ते छोटे बंधू आहेत त्यांची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे। मात्र खरंच दलित समाज आणि मुस्लिम समाज त्यांच्याकडे जातील का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न। मात्र आता जी आपण जर परिस्थिती बघितली, कालच जे आहे ते शैलेश गवळी जे आहे वंचितचे जिल्हाध्यक्ष, त्यांनी जे आहे जी राजीनाम्यातून महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा होता। आणि ज्या प्रकारे जे आहे जे यशोमती ठाकूर यांनी बळवंत वानखडेच्या विजयासाठी पूर्णपणे वोट बांधलेली आहे। त्यांनी वकिलांची बैठक घेतली, व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली आणि इतर जे सामाजिक राजकीय क्षेत्रामध्ये जे लोक काम करतात आहे ते काम, त्या सर्व लोकांची बैठक आहे। त्यामुळे आताची परिस्थिती जी आहे, नवनीत राणाचा विजय जो आहे तो खडतळ वाटतो आहे। मात्र या 2 ते 3 दिवसामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आहे, 2 ते 3 दिवसामध्ये नेमकं काय घडेल हे आता जरी सांगता आलं नसतं। मात्र आता जी आपण जर परिस्थिती जर पाहिली तर
पण सध्या बळवंत वानखडे यांची बाजू मजबूत आहे. मात्र जर दुसरीकडे जर पाहिलं तर बच्चू कडू यांनी जो उमेदवार टाकला अत्यंत महत्वाचा तो आहे. तो हिंदी भाषिक जे मत आहे ते पूर्णपणे आहे दिनेश बुबला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिनेश बुब या महत्वाचा या टर्निंग पॉईंट या निवडणुकीमध्ये असणार आहे. जातिगत समीकरण और विकास कितना एक दूसरे से संबंध रखते हैं? जातिगत समीकरण और विकास, अगर ये दोनों चीज़ें देखा जाए तो ये दोनों भिन्न चीज़ें हैं, इसका एक दूसरे से कोई लेना देना है नहीं। अगर इलेक्शन लड़ा जाता है तो जातिगत जो समीकरण होते हैं, मैं आपको मराठी में बोलना चाहूँगा, फिर मराठी में बहुत अच्छे से बोल पाऊंगा, वैसे हिंदी में भी मैं बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ, लेकिन मैं तर जातिगत समीकरण आणि विकास ह्या ज्या दोन गोष्टी आहेत, प्रामुख्याने ह्या दोन्ही गोष्टी खूप भिन्न आहेत. दोनही गोष्टींवर जे आहे ती निवडणूक बोलल्याने फक्त लढल्या जाते, मात्र अस्तित्वात तशी निवडणूक लढल्या जात नाही. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा एक. आणि अमरावतीमध्ये जर पाहिलं तर अमरावतीत जातींचं जे समीकरण आहे, जातींच्या समीकरणामध्ये हे खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाती ज्या आहेत त्या अमरावतीमध्ये आहेत. पण तसं जर पाहिलं तर अमरावतीमध्ये दलित, मुस्लिम, आदिवासी, हिंदी भाषिक आणि मराठा कुणबी असतील किंवा मराठी असतील, हा जो काही फॅक्टर आहे हा खूप मोठा फॅक्टर आहे. आणि त्यानंतर जर पाहिलं तर ओबीसी मध्ये तेली आणि वाडी या दोन महत्त्वाच्या जाती ज्या आहेत त्या मोठ्या प्रमाणात इथं प्रभावी असल्याचं इथं सध्या अमरावती जिल्ह्यात पाहायला मिळतं. त्यामुळे सध्या जर पाहिलं तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये दलित मुस्लिम जे आहे ते एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, मी त्या पुढे बोलण्याच्या आधी एक गोष्ट मला सांगावं लागेल, कारण अमरावतीच्या इतिहासात रवी राणांना जे किमया 2019 मध्ये जमली होती ती आजपर्यंत कोणालाही जमलेली नव्हती. कारण रवी राणांकडे नॉट दलित, बौद्ध आणि मुस्लिम हे दोनही जे मतदार होते हे एक गट्टा त्यांनी त्यांच्याकडे बांधून ठेवले होते आणि त्यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात विश्वास जो आहे तो रवी राणा यांच्यावरती दलित आणि मुस्लिमांनी केलेला होता, बौद्धांनी केलेला होता. आणि त्यामुळे याचा मोठा फायदा रवी राणांना जो आहे तो 2019च्या निवडणुकीत झाला. आणि नवनीत राणा त्यानंतर मोदींची लाट असून नवनीत राणा ज्या आहेत त्या निवडून आल्या होत्या आणि त्यांनी आपला विजय खेचला होता. पण आता जर पाहिलं तर आता रवी राणांची बदललेली भूमिका, नवनीत राणांनी संसदेत केलेले वेगवेगळे वक्तव्य आणि राणा दाम्पत्यांनी भाजपशी साधलेली जवळीक हे पाहता हा कुठेतरी जो समाज आहे तो रवी राणांपासून दूर गेल्याचं बोललं जातं. मात्र आमदार रवी राणा यांना 4 वेळा निवडणूक जिंकण्याचा, 3 वेळा स्वतः ते निवडणूक जिंकलेल्या आणि 1 वेळा नवनीत राणांसाठी ते निवडणूक जिंकलेल्या आहे. 4 वेळा निवडणूक जिंकण्याचा त्यांना अनुभव आहे आणि 1 वेळा नवनीत राणांसाठी ते निवडणूक हारलेले आहेत. म्हणजे असं एकूण वेळेस 5 निवडणुका ज्या आहेत ते लढण्याचा त्यांना अनुभव आहे. आणि त्यामुळे रवी राणा जर पाहिलं तर रवी राणा हा खरंच अमरावती जिल्ह्यातला खरंच खूप शांत डोक्याने निवडणूक लढणारा राजकारणी आहे. रवी राणासारखा शांत डोक्याने निवडणूक लढणारा एकही माणूस सध्या तरी माझ्या नजरेत अमरावती जिल्ह्यात असल्याचं मला मी पाहत नाही. आणि त्यामुळं रवी राणांना 4 निवडणुका लढण्याचा अनुभव आहे. रवी राणा शेवटच्या क्षणी काय करेल हे खऱ्या अर्थानं पाहणं अचुक्याचं ठरणार आहे. कारण रवी राणांकडे ती जादू आहे, ती किमया आहे आणि ती जादू किमया ते कशा प्रकारे वापरतात, कधी वापरतात, कुठे वापरतात, केव्हा वापरतात याचा कोणालाही थांगपत्ता लागत नाही. कारण ते रवी राणा आहेत. याचं जर समजा गमक काय आहे ते त्यांनी लोकांना सांगितलं तर ते रवी राणांचं राजकारण संपून जाईल. काल जर आपण पाहिलं तर काल रवी राणांनी सर्व कुणबी, पाटील आणि मराठा या सर्व लोकांना एका स्टेजवर आणलं. रवी राणांनी एका भाषणात म्हटलं होतं, नवनीत राणांची तिकीट जाहीर व्हायच्या आधी म्हटलं होतं की जे नवनीत राणा विरोध करत आहे त्या सर्वांना मी एका स्टेजवर बसवीन आणि सर्वांना मी नवनीत राणांचा प्रचार करायला लावीन, असं ठणकावून रवी राणांनी सांगितलं होतं. आणि आत्ताही तेच झालेलं आहे. काल अजित पवारांची त्यांनी एक सभा घेतली. अजित पवारांची ती सभा बहुजनांचा मेळावा असं त्यांनी नाव दिलं. आणि त्या बहुजनांच्या मेळाव्यामध्ये जिल्ह्यातले जे मोठे बहुजन आहेत, जे बहुजन लोक ज्यांना मानतात त्या अशा सर्व लोकांना त्यांनी अक्षरशः स्टेजवर बसवलं, त्यांच्याकडनं भाषणं करून घेतली. नवनीत राणांना मतदान करण्याचं आश्वासन त्यांनी घेतलं. ते लोक काम करतील नाही करतील हा नंतरचा प्रश्न आहे. पण जे सर्वसामान्य बहुजन आहेत त्यांच्यामध्ये रवी राणांनी काल एक मोठा मेसेज दिलेला आहे आणि तो मोठा मेसेज सर्वसामान्य बहुजनांमध्ये गेल्याने आता नवनीत राणांना जी आहे ती एक वेगळी या निवडणुकीमध्ये एक वेगळी कलाटणी घेतलेली आहे. आणि त्यामुळे आता अजून पुढे 2-4 दिवस शिल्लक आहे आणि या 2-4 दिवसात काय करायचं हे रवी राणांकडून शिकण्यासारखं आहे. महाराष्ट्राने ते शिकण्यासारखं आहे. त्यामुळे आता रवी राणा नेमकं काय आपला पत्ता खोलतात हे आता खऱ्या अर्थानं पाहणं गरजेचं असणार आहे.
बताया कि बहुत शांत स्वभाव का यहाँ पे रवि राणा का स्वभाव बताया कि एक शांति के दिमाग से सोचते हुए किस प्रकार कूटनीतिक उसमें रवी राणा मैं आता गेल्या 2016 पासून मी पत्रकारिता फुल फ्लेज मध्ये पत्रकारिता करतो. रवी राणांना मी 2016 पासून ओळखतो. रवी राणांच्या बाजूने असेल किंवा रवी राणांच्या विरोधात असेल अनेक बातम्या आम्ही केलेल्या आहेत. पण रवी राणांनी कधीही बातमी चुकीची केली किंवा बरोबर केली याच्यावरून त्यांनी कधीही कुठल्याही पत्रकारांसोबत वाद घातलेला नाहीये. आणि बातमी कशीही असो त्या बातमीला त्यांनी नेहमी हा रवी राणांचा गुण खरंच अमरावती जिल्ह्यातला सगळ्या राजकारण्यांनी तो गुण त्यांच्याकडनं घेतला पाहिजे. बातमी त्यांच्या सपोर्टमध्ये असो किंवा विरोधात असो त्यांनी त्या बातमीकडे नेहमी सकारात्मकतेनं पाहिलेला आहे. आणि त्याच्यामुळं त्यांनी जो इतरांसोबत असाच जो त्यांचा संपर्क ठेवला आहे हा त्यांचा खरंच खूप मोठा प्लस पॉइंट है. 15 साल का रवि राणा का सफर और उनके अनुभव जो 16 से अभी पत्रकारिता कर रहे हैं उसके बाद में उन्होंने बताया इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जो अभी अनिरुद्ध दवाड़े जी ने कही है कि हालांकि अभी जो राणा जिस तरीके से चल रहे हैं उनके साथ कई लोग जो है साथ नहीं है. महायुति में संजय खोड़के जी उनके लिए काम नहीं कर रहे. तुषार भारतीय भाजपा के नेता है, भारतीय जी काम नहीं कर रहे हैं. बच्चों कडू जो महायुतिया है और पहले से ही उन्होंने पहले ही अपना बेड़ा बस्तारा जो बाजू में लेके गए हैं उन्होंने दिनेश को खड़ा किया है. तो ये जो परिस्थिति है 2019 में भी यही परिस्थिति थी. उन्होंने रवि राणा ने बताया है कि 2019 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का हालांकि उनको समर्थन था, लेकिन उनका ये कहना है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने खासकर नेताओं ने तब काम नहीं किया था. तो यही परिस्थिति आज भी है. आज भी कई भाजपा के नेता जो है काम नहीं कर रहे. कुछ भाजपा के नेता प्रवीण पोटे जैसे, अनिल बुंडे जैसे जो खुलकर सामने आए हैं, लेकिन कई नेता अभी भी कई नेताओं ने अभी पत्ते खोले नहीं है. आरोप ही है आदमी बदले से. हाँ, तो रवि राणा का एक ही कहना है कि उस वक्त भी परिस्थिति वही थी, आज भी परिस्थिति वही है. लेकिन उनकी जो खुद की टीम है युवा स्वाभिमान की, वो टीम को लेके चल रहे हैं. उसके साथ साथ ही उनके साथ अभी भाजपा की जो टीम जुड़ गई है, इसमें से अभी किस तरीके से हल निकालते हैं तो ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा. आता जे शेंडे सरांनी एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला, हीच सेम परिस्थिती 2019च्या निवडणुकीतही होती. आता रवी राणांसोबत भाजपमधले काही नेते जरी नसले तरी तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे काही नेते नव्हते आणि तरीही त्यांनी विजय हा आपल्याकडे खेचून आणलेला होता. या निवडणुकीत ती पुनरावृत्ती ते करू शकतात का ये पाहणं खरं अर्थानं पिछले आप दोनों का है, लेकिन पिछले वक्त की यदि परिस्थिति देखी जाए नवनीत राणा की 2014 में चुनाव लड़ने के बाद में 5 साल लगातार संपर्क में रही और उसके बाद में कुछ, लेकिन तत्कालीन जो उस समय खासदार थे उनका बहुत विरोध था. इवन खुद की पार्टी में भी विरोध था. उनके विरोध के चलते भी नवनीत राणा को बहुत ज्यादा पिकअप मिल गया था उस समय, क्योंकि उनका विरोध नवनीत राणा वो उस समय आनंद अरसुल हारे थे क्योंकि उनकी 10 साल की कुछ कार्य ऐसा नहीं था कि लोग उनको वापस समर्थन करें. इवन सेना के भी कुछ लोगों ने उस समय उनसे नाराज थी और अमरावती की सेना को पूरा का पूरा खत्म करने का प्रयास उस टाइम खासदार ने किया था. इसलिए शायद नवनीत राणा उस समय पूरी इसके साथ में है, क्योंकि पिछले बार 1.5 लाख वोट से जीती और 36,000 ऐसे 2.25 लाख की गैप देके नवनीत राणा चुनकर आई थी. अभी उन्होंने कहा कि बात करते करते कि नवनीत राणा जो पिछले बार चुनी थी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के समर्थन से आई थी, उसके बाद में इनका कहना है कि जिसके समर्थन से आई थी वो पार्टी छोड़ दी, उन लोगों को छोड़ दिया और दूसरे के साथ में उनको अभी आज भी देखिए पिछली बार जिनके खिलाफ लड़ी थी आज उन्हीं के साथ में लड़ रही थी. रवि राणा और नवनीत राणा का हम इतिहास देखे चुनाव लड़ने का, तो सबसे पहले रवि राणा जिनसे चुनाव लड़े थे राष्ट्रवादी के खिलाफ में, उसके बाद जिस राष्ट्रवादी के खिलाफ में लड़ रहे थे उसी राष्ट्रवादी को पार्टी से बाहर होना पड़ा और राष्ट्रवादी से टिकट नवनीत राणा की आई थी. वही परिस्थिति उसके बाद में राष्ट्रवादी चुनाव लड़के उसके अगले बार में फिर इनके समर्थन से आई, जिनके समर्थन से आई आज उनको छोड़ दिया, जिनके खिलाफ में आई थी आज उनके साथ में खड़े. तो इनकी ये परंपरा और उनकी जो कूटनीति जो बता रहे थे कि आखिर में क्या करेंगे, इन सारा करते यदि हम किसी कहीं से अपक्ष करके चुनते हैं, उनका जो स्टेटस था अपक्ष था और डेवलपमेंट के लिए किसी और के साथ में जुड़ते तो वो धोखा देने कैसे हो जाता है. देखो इसी को तो राजनीति कहते हैं. राजनीति में कब क्या होगा कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि राजनीति में ना कोई कायम तुम्हारा दोस्त होता है ना तुम्हारा दुश्मन होता है. राजनीति इसे कहते हैं कि राज और नीति
राज जहाँ करेंगे वही तो नीति होती है, वही तो नीति रवि राणा में जो है वही है। क्योंकि इसमें खास बात ये देखा जाए तो ये जिला जो है ये सेकुलर जिला है। यहाँ पर हमेशा ही देखिए कि सेकुलर वोट यहाँ पर सबसे अधिक है। और साथ में ये होने के बावजूद भी यहाँ पर अब तक जो पिछले जो सांसद शिवसेना के चुनकर आ रहे थे वो तो हिंदूवादी थे ना। आखिर उनको भी ये लग रहा है कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो सेकुलर है जरूर, लेकिन चेहरा उनको हिंदुत्व वाला चाहिए। इसीलिए तो शिवसेना के 4 बार यहाँ पर सांसद चुनकर 5 बार सांसद चुनकर आए थे। बस यही रणनीति जो है वो 2.5 साल में जो समझ चुके हैं। हालांकि उन्होंने कल तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी और उनके पक्ष दलों के साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन आज जो है वो पूरी तरीके से हिंदुत्व पे यहाँ पर चुनाव हो रहा है। और फिलहाल एक सबसे अहम बात यह है इसमें कि नवनीत राणा और रवि राणा का संपर्क जो है वो सबसे अहम माना इसमें इसलिए जाता है कि वो 5 साल जो है वो 5 साल उनके घर के पास या उनके ऑफिस में जो दरबार रहता था और दरबार में जो सुनवाई होती थी वो सुनवाई में बहुत सी बातें जो है वो लोगों की सुलझा जाती है। एक सहज आमदार कि मैं वहाँ पर गया और मेरी बात मैंने बोल दी या मेरा कोई प्रॉब्लम है वो बोल दिया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं लगभग 4 साल से ये अमरावती के राजनीति को देख रहा हूँ, तो उनमें यही है कि आने वाला जो वो व्यक्ति है जिसमें 100 व्यक्ति अगर आते हैं तो लगभग 60 से 70 व्यक्ति जो है वो उनके काम सुलझ कर ही वहाँ से जाते हैं। और यही जो बातें हैं ये रवि राणा में है। रवि राणा जो है वो जैसा अनिरुद्ध ने बोला कि बहुत शांतिपूर्वक यानी शांति दिमाग से, और राजनीति में यही होता है। राजनेता किसे कहा जाता है कि वो अपने ऊपर जो भी बातें हैं वो लालचन हो या कुछ भी वो झेल जाता है, लेकिन उसको पचा लेता है, रिएक्ट करे तो वो तुम राजनेता नहीं हो सकते। राजनेता की एक खास बात यही होती है कि लोगों के एक मुंह नहीं रहते, बोलने वाले 1000 रहते, लेकिन अपने को उसमें से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है यही राजनेता को समझने जाए वो गुण जो है वो रवि राणा में है। हालांकि नवनीत भाभी में थोड़ा 19-20 ये बातें होती है, लेकिन रवि राणा जी है वो एक मुसद्दी राजकारणी जिसे सुलझा हुआ हाँ एक। लेकिन इसमें एक बात है कि पिछले वक्त जिस तरीके से उनका चुनाव था वो चुनाव बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। ऐसा भी है क्योंकि यहाँ सीधे सीधे है कि कल तक उनके पास में जो एक गट्ठा मतदान था दलित और मुस्लिम का, वो लगभग यहाँ से उनके खसक गया है। लेकिन उसमें भी गया ना, लेकिन दूसरा हिंदुत्ववादी जो है तो दूसरा जुड़ गया। मैं वही बोला ना, राजनीति में कोई हमेशा के लिए किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। तो राजनेता ये तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो अपन तो ये तो चर्चा कर रहे हैं, अब वो चुनाव लड़ रहे तो उन्होंने पहले तो ये सबकी प्लानिंग करे। कोई चुनाव कुछ कल आ रहा और परसों लड़ रहे ऐसी बात नहीं होता। चुनाव जो है वो चुनकर आने के बाद में, हार के आने के बाद में फिर से शून्य यानी 0 से वहां से शुरू करना पड़ता है। रवि राणा ने वही बात की है और उनका जो यहाँ के मतदाताओं से जो जनसंपर्क है वो उन्होंने टूटने नहीं दिया, और यही उनकी एक खासियत रही है। और उनकी ये एक पॉजिटिव बात जो है वो रवि राणा की यहाँ पर दिखाई देती है। और हालांकि उनके पास जो कल तक नहीं थे वो आज है, और जो कल नहीं थे वो आज है यानी देखिए बैलेंस आज भी वो इसमें संभल कर चल रहे कि कल 19 थे और आज 19 नहीं है तो दूसरे 19 जुड़ गए। लेकिन ये बातें जो है ये राजनीति में चलती आती है। और सबसे अहम बात है कि इस वक्त लोगों को रवि राणा और नवनीत राणा के बीच ये लग रही है कि यहाँ पर सबसे पहले जो कमल का फूल आया है और जो फूल के चाहते हैं वो तो खुलकर उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। और इसमें बोले ये बातें जाति और धर्म की बात इसमें देखा जाए तो इसमें हिंदू कम्युनिटी जो है वो दलित हिंदू हो या सवर्ण हिंदू हो जो भी है वो तो यही सबसे अहम करता है कि आखिर यहाँ से चुनकर जाने वाला अब तक जो सांसद था वो लगभग ये इतने 25-30 सालों में वो तो हिंदू ही था। तो इस वक्त से यहाँ पर ये राजनीति जो है वो हिंदुत्व की राजनीति की ओर ज़्यादा जाती दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाला समय बताएगा इसमें क्या होता है। हिंदुत्व की राजनीति और जो उम्मीदवार है उसके विकास का कार्य, उसका जनसंपर्क,
बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आज हम सब नवनीत राणा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद नवनीत राणा का सब तरफ से विरोध रहा। राजनीतिक विरोध है, जनता में विरोध नहीं है, लेकिन राजनेता सारे विरोध किए, क्योंकि जिनके साथ थे वो भी विरोध में गए और जिनके साथ में गए वो भी विरोध हो रहे। तो क्या 5 साल का जनसंपर्क, जैसा भी बता रहे थे कि 5 साल का लगातार जनसंपर्क रहा, उसके पहले भी 5 साल का जनसंपर्क रहा और उस जनसंपर्क के कारण वो चुनकर आई। अभी यदि 5 साल का जनसंपर्क और कार्य और उसके साथ में विकास का कार्य देखे और जातिगत राजनीति देखे तो कहीं तो भी बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखा। हालांकि हम सारे बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस की जिसने काम किया और जो 5 साल संपर्क, विकास या संपर्क, दो उम्मीदवार यहाँ पे इसलिए हारे 1989 में उषाताई चौधरी कि 10 साल में जनता ने उनको देखा नहीं था और सुदाम काको को उस समय चुन के दिया। पिछली बार 2019 में आनंद राव अरसुल इसलिए हारे कि उन्होंने जनता के संपर्क में नहीं रखा। अब 10 साल लगातार नवनीत राणा संपर्क में, लेकिन फिर भी आज जीत के प्रति सभी अनिश्चित है। हम भी यहाँ सब बैठे सब अनिश्चित है, कोई भी बोल नहीं सकता कि क्या हुआ, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि जातिगत समीकरण जिस प्रकार हावी है उस प्रकार इनको नवनीत राणा का चुनाव अभी जितना मुश्किल लग रहा है। इनसे बात की नवनीत आसान नहीं है, जीतना अलग बात है, लेकिन आसान नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि क्या विकास और जनसंपर्क दोनों में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए चुनाव में रहने के लिए? देखो, अगर उम्मीदवार चुन के देना है तो खास तौर पे विकास का मुद्दा और जो जो सांसद ने काम किया है वो विकास के मुद्दों को लेकर ही जनता ने चुनाव मद्देनजर रखते हुए जो लोक प्रतिनिधि चुन के देना है वो देना चाहिए। और अगर कुछ काम की बातें कहे तो नवनीत राणा ने भी जो एयरपोर्ट का काम है वो आखिर तक लेके गए हैं, चालू नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पे उन्होंने उसके लिए निधि लाया है, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया। लेकिन जो रेलवे के जो मुद्दा थे, एक दो जो गाड़ियाँ थी, ट्रेन थी, जैसा कि एक नागपुर से मुंबई जाने वाली जो गाड़ी थी उसके लिए नागपुर में स्टॉप दिया, अमरावती दुरंतो का स्टॉप दिया अमरावती में। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज के लिए भी वो तो राज्य का मुद्दा था, लेकिन उसके लिए सभी नेताओं ने किया। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने जिस तरीके से कोई भी उम्मीदवार अगर चुन के देना है तो जनसंपर्क के साथ साथ जनसंपर्क तो जरूरी है, क्योंकि अगर तुम विकास की बातें करेंगे और जनता के साथ आपका जुड़ाव नहीं रहेगा, अगर जनता से जुड़े नहीं रहेंगे तो लोगों कहीं तो भी कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। दोनों जो मुद्दे हैं दोनों मुद्दे साथ में रखना चाहिए, लेकिन विकास के साथ में जनसंपर्क चाहिए। अब विकास वही करेगा जो पद पे है। अब जो पद पे यदि उसी के विकास का कार्य दिखाए तो नए आदमी को कैसे मौका मिलेगा? क्या नए आदमी के विकास का कार्य कैसे देखा जाएगा, उसको कैसे जजमेंट करेंगे? इन्होंने कहा कि पुराने अभी 3-4 काम दिखा दिए, तो अभी नए आदमी ऐसे में फिर कैसे मौका मिलेगा उनको? नाही, तसं जर पाहिलं तर आता नवीन माणूस म्हणण्यापेक्षा सध्या जर पाहिलं तर ही लढत प्रामुख्यानं 3 लोकांमध्ये आहे। एक म्हणजे नवनीत राणा पहिली, दुसऱ्या म्हणजे आमदार बळवंत वानखडे आणि तिसरे म्हणजे दिनेश बुक। या 3 प्रमुख लोकांमध्ये ही लढत आहे, बरोबर। त्यामध्ये जर पाहिलं तर हे 3ही लोक नवीन नाही आहेत, 3ही लोक लोकसभा के लिए 2 नवे हैं। हाँ, बात तो लोकसभा की बराबर। फिर भी अगर वैसे अगर देखा जाए जनप्रतिनिधि के रूप में अगर देखा जाए तो ये 3ही लोक जे आहे ते नवीन नाही आहेत, नंबर 1। आणि विकास आणि तुमचा प्रश्न जो आहे तर त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर सध्या जातींचं जे बदललेलं समीकरण आहे आणि पक्षांतर्गत असलेली जी नाराजी आहे त्याच्यामुळं या सगळ्या गोष्टी काउंट करणं आता खूप कठीण झालं आहे। कारण बच्चू कडू सोबत नेमके कोणते लोक आहेत, बच्चू कडूंच्या विरोधात नेमके कोणते लोक काम करतात, रवी राणांसोबत नेमके कोणते लोक आहेत, रवी राणांच्या विरोधात कोणते लोक काम करतात, आणि लोकांच्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या एवढ्या भ्रामक आहे की त्या भ्रमाचं निरासरण तुम्ही एवढ्या सहज सोप्या पद्धतीने या निवडणुकीत तुम्ही करू शकत नाही। त्याच्यामुळं सध्या एकाचाही पायपोस एकाच्या पायात असल्याचं पाहायला मिळत नाहीये आणि त्याच्यामुळं अनेक प्रश्नचिन्ह जे आहे ते आता सध्या सर्वच स्तरातून निर्माण केले जात आहे। मग दिनेश बुबांना निवडून द्यायचं तर का निवडून द्यायचं, नवनीत राणांना द्यायचं तर का द्यायचं, किंवा बळवंत वानखडेंना मतदान करायचं तर काय करायचं। आता खऱ्या अर्थानं ही जी निवडणूक आहे म्हणजे जी आपण हिंदीमध्ये एक म्हण कत्तल की रात है, तो कत्तल की रात नजदीक है तो वो कत्तल की रात में आखिर क्या होता है और वो कत्ल की रात में किसका कत्ल होता है, जिसका दम रह गया। आपने पहले सारा बताया कि जातिगत समीकरण के आधार पर किस प्रकार पिछली बार नवनीत राणा ने चुन के आएगा और इस प्रकार किस प्रकार उसका पड़ रहा भारी पड़ गया। जनसंपर्क और विकास और जातिगत समीकरण, इसमें आज यहाँ पे जातिगत समीकरण हावी हो रहा है।
तो क्या ये विकास के लिए सही है? हे बघा 2014ची जी निवडणूक झाली, नवनीत राणा यांचा पराभव झाला. 2014च्या निवडणुकीपासून म्हणजे सतत त्यांना नवनीत राणा ह्या लोकांच्या संपर्कात आले. नवनीत राणांचा संपर्क इतका आहे की मेळघाटच्या शेवटच्या गावापर्यंत जे आहे ते नवनीत राणा या पोहोचल्या होत्या. आणि आता जर आपण जर पाहिलं तर अमरावतीचा प्रामुख्याचा जो मुद्दा आहे MIDCचा तो MIDCचा जो महत्वाचा विषय तर रोजगारांची हमी दिली होती, मात्र तिथं अद्यापर्यंत लोकांना रोजगार मिळाला नाही. आता जो टेक्सटाईल पार्क जो होणार आहे देशातला, जो देशामध्ये 60 टेक्सटाईल मंजूर झाले, त्यामध्ये बाकी महाराष्ट्रापैकी एक नांदगाव पेठमध्ये होणार आहे. मागच्या वेळेस पाहिलं दिवाळीमध्ये जर पाहिलं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचं उद्घाटन करील असं नवनीत राणांनी म्हटलं होतं, मात्र ते झालं नाही. आणि मार्चमध्ये जे आहे ते म्हणजे लोकसभेची आचारसंहिता लागायच्या पूर्वी जे आहे जे अमरावतीच्या विमानतळाचं जे आहे ते भूमिपूजन करून विमानतळ चालू करू असं आश्वासन, मात्र ते दोनही गोष्टी या ठिकाणी झालेल्या नाही. मात्र आता जर आपण जर पाहिलं तर विकासाच्या मुद्द्यावर जे आहे निवडणूक कुठल्या प्रकारे होत नाही असं या ठिकाणी दिसून येते. फक्त जे आहे ते बच्चू कडू जे आहे ते सातत्याने जे आहे ते विकासाच्या मुद्दे गोष्टी करत आहे, शेतकऱ्यांच्या गोष्टी करत आहे. जर पाहिलं तर बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात आहे. मेळघाटामध्ये तर आजही पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, म्हणजे मूलभूत ज्या सुविधा आहेत त्या सुविधा अद्यापर्यंत मेळघाटामध्ये मिळाल्या नाही. मात्र नवनीत राणा जे आहे, नवनीत राणा साडीचं प्रकरण आपण जर पाहिलं होतं, मच्छरदाण्यासारख्या साड्या वाटल्याचा जो आरोप केला होता. नहीं, अब 2 लाख साड़ी में से यदि 5-10 साड़ी निकल जाती तो उसको बहुत बड़ा इशू ऐसे चुनाव के समय तो बनते रहते हैं. तो वो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा, सिर्फ शिकायत 2-3 लोगों की है. 2.5 लाख के 2.5 लाख के आसपास बाकी लोगों ने तो शिकायत की नहीं है. वो तो ठीक है, विरोधी का भी रहता है कि चलो एक इशू कोई मिल गया तो बड़ा. तो अब रहा आपका कि जो विकास के उन्होंने वादे किए तो वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वो चुनाव में इसमें इम्पोर्टेंट है. जातिगत समीकरण के उतर के भी विकास के तरफ जो ध्यान जाना चाहिए, MIDC नहीं हुई, लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसानों की बात नहीं हुई, ये जो सारे प्रमुख से मुद्दे होने चाहिए तो मुद्दे नहीं, इससे शायद नवनीत राणा की तरफ पड़ रहा है, कम झुकता दिख रहा है, जातिगत समीकरण हावी हो रहा है. बरोबर आहे. जातीचं समीकरण सुरुवातीला मी सांगितलं, जाती स्तरावर दलित आणि मुस्लिम तर निर्णायक असणार आहे. मात्र दिनेश बुब जो आहे उमेदवार जो आहे तो शहरातला उमेदवार, त्यांचं मोठं गणपती उत्सवाचं जे आहे ते सर्व धर्मीय ते एक अमरावतीमध्ये सर्व समाजाचे लोक, सर्व राजकीय पक्ष त्यांच्या गणेश उत्सवाची मिरवणूक, गणपतीची मिरवणूक सर्व लोक राहतात. मात्र जर पाहिलं तर आपण यशोमती ठाकूरची ज्या पद्धतीने भूमिका आहे, आक्रमक जी भूमिका आहे, बळवंत वानखडेसाठी जे सातत्याने सर्व लोकांची एकजूट करत आहे. म्हणजे काल आपण जर पाहिलं तर मी यापूर्वी उदाहरण दिलं शैलेश गवळीचं, तुम्हाला शैलेश गवळीचं भूमिका या ठिकाणी कितपत महत्त्वाची असणार आहे, आनंदराज आंबेडकरची कितपत भूमिका असणार आहे. कारण का प्रकाश आंबेडकरांचे जे भाऊ आहेत आणि भीमराव आंबेडकर आले होते, सुजात आंबेडकर आले होते. आता 1-2 दिवसामध्ये सुजात आंबेडकरचा सुद्धा रोड शो होणार आहे. त्यामुळे दलित लोक खरं भीमाचं रक्त वगैरह वगैरह वोट सारा डिवाइडेशन होगा ऐसा लगता है. सारा वोट डिवाइडेशन के सारे अम्बेडकर में, दिनेश बुब में और बाकी भी 35 उम्मीदवार और खड़े, 100-200 भी वोट लिए तो 20-25 हज़ार वोट का तो डिवाइडेशन कहीं ना कहीं से हो गए पूरा. और ये सारा का सारा डिवाइडेशन का फायदा किसको, ये तो समय बताएगा. जो अभी बातें चल रही पूरी विकास की, राजनीति की और अपने धर्म की भी साथ में बातें चल रही. श्री राम मंदिर का भी मुद्दा, 370 का भी मुद्दा है, केंद्रीय मुद्दे भी है. केंद्र के साथ में स्थानीय मुद्दे में किसान की आत्महत्या और किसानों की परेशानी अपने बहुत मुद्दे. क्या लगता है किसान के लिए कोई सरकार काम करती है, सिर्फ किसान के नाम पे वोट लेती है? देखिए खुली बात नहीं, खुली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं. किसान के नेता सिर्फ विपक्ष का ही नेता होता है, हमेशा ऐसे ही. विपक्ष में चाहे बीजेपी रहो, कांग्रेस रहो, राष्ट्रवादी रहो, शिवसेना, कोई पक्ष हो, विपक्ष में रहो, विपक्ष का पक्ष जो है वो किसानों का ही पक्ष लेता रहता है. किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर चुनाव में बड़ी बड़ी बातें होती है. किसानों को ये बातें की जाएगी, ये योजनाएं दी जाएगी, वो लेकिन सही मायने में आज तक विदर्भ के तो भी किसानों के लिए जो बातें कोई भी सरकार आए, केंद्र में आए, राज्य में आए, उन्होंने पूरी हल करे. पूरी तो कोई हल नहीं कर सकता, लेकिन लगभग जितनी करनी है जिसकी वजह से कुछ किसान स्टेबल हो, ऐसी बातें किसी ने आज तक की नहीं है. किसान जो है वो हमेशा ही जो है ऐसे चुनाव में आते हैं, चुनाव के उनको जो प्रलोभन दिए जाते हैं या बातें की जाती है, चुनकर आने के बाद में किसान का पक्ष लेने वाला सिर्फ विपक्ष का ही नेता होता है. और इसमें खास बात बोले तो इस वक्त का चुनाव जो है, और खासकर महाराष्ट्र के चुनाव पर सभी देश का ध्यान है, क्योंकि यहाँ जो सत्ता संघर्ष हुआ, सत्ता का पलटवार हुआ, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी में, इसमें जो तोड़फोड़ हुई है, उस कारण सारी जनता ने देखा. और जनता को ये लगने लगा है कि अब वोट किसको देना. अगर इसको कल हम ये करके सुन के ये हमारा काम करेगा तो, लेकिन जो विचारों से, आखिर चुनाव में और पक्ष में क्या होता है, विचारधारा होती है.
वोटर क्या करता है, वोटर भी जब वोट डालता है तो तब अपनी एक विचारधारा की ये उम्मीदवार जो है वो अपने विचारधारा का है। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि आज जिस विचारधारा से मतदाता उसको चुनकर देता है, कल वो ही जो आने वाला जो राजनेता है या नेता है वो दूसरे पक्ष में चले जाता है। मानो उसने जो सोच रखा था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए देखिए वो पहले चरण में जो विदर्भ के पहले 5 सीट के लिए जो मतदान हुआ है वो कम हुआ है, क्योंकि लोगों में जो है ना उत्साह नहीं है। क्योंकि क्या करना है, ये तो हम जो विचारधारा को मतदान या वोट कर रहे हैं, विरोध करने के लिए भी तो उत्साह चाहिए, विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं, विरोध करने के लिए उत्साह चाहिए ना। नहीं, विरोध करने के लिए, लेकिन करेगा क्या आदमी? मतदान जो है वो 5 साल में एक बार लोकसभा का होता है और वो एक ही बार तो, लेकिन इसमें है आपस में जो मतदाताओं में जो तालमेल होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसके वजह से, क्योंकि सब मतदान जो है ये तो गुप्त रहता है, ये किसी को बोला नहीं जाता है। लेकिन लोगों में या कुछ समाजों में या कुछ गुट में ऐसा ही कुछ इन दिनों ठहराया जा रहा है कि चलाना किसको है। लेकिन इस वक्त ऐसा हो रहा है कि लोगों में, जहां तक हम पूरे जिले में घूम रहे हैं, तो लोगों में एक बात जरूर है, किसको चुनकर लाना ये बात नहीं है, लेकिन किसको पटकनी देनी है वो लोगों में लगभग अब तो तय हो ये चुका तय है कि लोगों को पटकनी देनी किस में है। अभी जैसे इन्होंने बताया अभी कि अपने महाराष्ट्र की जो राजनीति है, बराबर पिछले हम देख रहे हैं 2 साल से पूरी पलटती हुई राजनीति, 2.5 साल में सरकार बदल गई, पार्टी बदल गई, लोग थाली में छेद करते हैं, उतना तो दूर की बात, लोग थाली की थाली उठा के लेके जा रहे। क्या हिंदुत्व के आधार पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वर्तमान सरकार हमारे यहाँ पे जो हिंदुत्व थी, केंद्र में हिंदुत्ववादी सरकार है, और अभी जो पूरी यहाँ पे महाराष्ट्र में घटनाक्रम चले पूरे के पूरे, क्या जनता पर उसका असर देखने को मिलता है या फिर केंद्र को देखेंगे? आणि अभी अगर देखा जाए तो ये जो हिंदुत्व की राजनीति की बात आप कर रहे हैं, म्हणजे हिंदुत्वाचं जे राजकारण सध्या आपल्या राज्यासह देशात सुरू आहे, ह्या हिंदुत्वाच्या राजकारणामध्ये अनेक लोक याची जे आहे ते बळी जात आहे. कारण याचा खरा जर बळी पाहिलं तर रवी राणा सध्या इथे आपल्याला पाहायला मिळते. कारण रवी राणाने जे आहे ते आतापर्यंत सॉफ्ट पॉलिटिक्स जे आहे ते संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये केलं होतं आणि आता जे त्यांनी कट्टरपंथी राजकारण जे सुरू केलेलं आहे त्याचा त्यांना या निवडणुकीमध्ये फटका बसू शकतो. कारण मी यापूर्वी तुम्हाला सांगितलं की रवी राणाने जी किमया केली होती ती रवी राणांसारखी किमया अख्ख्या जिल्ह्यात कोणाला जमलेली नव्हती आणि ती किमया त्यांनी आता गमावलेली आहे. तर हा जो काही कट्टरपंथी राजकारणाचा फटका आहे तो खरंच सर्वांना बसणार आहे आणि हे बदललेलं राजकारण आहे. सध्या राजकारणात एक वेगळा ट्रेंड आलेला आहे आणि हा जो बदललेला ट्रेंड आहे ना हा खरंच निर्णायक असणार आहे. आणि ज्या पद्धतीनं केंद्राच्या सरकारनं कट्टरपंथी हिंदुत्वाचा जो मुद्दा रेटलेला आहे आणि त्या विरोधात आता बाकी इतर लोक एकत्र झालेले आहे. कधी नव्हे ते बौद्ध मुस्लिम एकत्र होताना दिसत आहेत, कधी नव्हे ते मुस्लिम बौद्ध मराठा हे सुद्धा एकत्र होताना दिसत आहे. म्हणजे मराठा आणि मुस्लिम, मराठा आणि मुस्लिम, चला ठीक आहे, बौद्ध मुस्लिम एकत्र झाल्याच्या घटना आपण काही पाहिल्या असतील, काही त्यात दुमत नाही. वंचित का रहमान का गठबंधन हुआ है, बराबर, तो वो देखा है. लेकिन अभी अगर देखा है मराठा और मुस्लिम ये भी अभी साथ में आ रहे हैं. ये जो हिंदू वाली राजनीति बड़ी है, तो या हिंदूंच्या राजकारणामुळे काय झालं की सध्या मुस्लिम समाजाची मतं जी आहे ती आता शिवसेनेकडे ट्रान्सफर झाली आहे. विशेष करून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे ट्रान्सफर झाली आहे. आज उद्धव ठाकरेंची अमरावतीमध्ये सभा झाली, तर त्या सभेमध्ये मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव जे आहेत ते सहभागी झालेले होते. त्याच्यामुळे आता हे जे काही राजकारणाचा ट्रेंड बदललेला आहे त्याला जे काही एक फ्लेवर देण्यात आला आहे आणि तो फ्लेवर आता मस्त रंग चढवत आहे. काही दिवस शिल्लक राहिलेले आहे, 4-5 दिवसात आता या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होणार आहे. कत्तल की रात अभी बाकी है. ये थे हमारे सब पत्रकार मित्र. एक नई सोच और नई विचारधारा, क्योंकि अलग अलग ये अभी अगर देखा जाए, आता जर सध्या पाहिलं ना तर आता सध्या ही निवडणूक आपण आता ही जी काही सगळी चर्चा केली आहे त्याच्यामध्ये एक प्रामुख्याने मुद्दा सुटलेला आहे. यशोमती ठाकूरचा फॅक्टर आहे ना अमरावती जिल्ह्यामधला, हा खूप महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. सध्या हा तुम्हाला मीडियात किंवा इतर गोष्टींमध्ये किंवा सभांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसत नसला तरी यशोमती ठाकूरांनी राणा दाम्पत्याच्या विरोधात जे चालवलेली बारीक तुरुपाई आहे
ही तुरपाई खरंच खूप निर्णायक असणार आहे. आणि सध्याच्या यशोमती ठाकूर शांतपणे, म्हणजे त्यांचा जो ॲग्रेसिव्ह स्वभाव आहे त्या स्वभावाला त्यांनी या निवडणुकीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात तिलांजली दिलेली आहे. आणि ती तिलांजली त्यांनी दिल्यामुळं आता त्यांना या निवडणुकीत त्यांच्या याचा सगळ्याचा कसा फायदा होतो आणि बच्चू कडूंनी घेतलेल्या ॲग्रेसिव्ह भूमिकेचा राणा दाम्पत्याला कसा तोटा होतो, हेही पाहणं या निमित्तानं खऱ्या अर्थानं सुख्याचं ठरणार आहे. इसमें एक बात मैं खास करके ये बोलूंगा कि कल तक कांग्रेस और शिवसेना जो एक में जैसा बौद्ध हो गया और मराठा हो गया, जिस तरीके से इनकी बिल्कुल आपस में क्रॉस थे, लेकिन आज कांग्रेस के पदाधिकारी हो या शिवसेना के पदाधिकारी हो, और मैं तो ये बोलूंगा कि कांग्रेस से भी ज्यादा जो है चुनाव यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार जरूर है, लेकिन उसके लिए लड़ रहा है शिव सैनिक। ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ये चित्र। यहाँ पे जो शिवसेना की, अरे पिछले बार शिवसेना की सरकार गिराने की शुरुआत हुई थी यहाँ के हनुमान चालीसा से हुई थी। यहाँ से जो हनुमान चालीसा शिवाजी पुतले का मतलब वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में गुंजा, और आखिर में सरकार गंवाकर उनको ये मुद्दा वहां तक पहुंचा था। देखिए, इस वक्त का चुनाव जो है, मैंने पहले भी बोला कि पूरा देश महाराष्ट्र के चुनाव को देख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही जो नहीं होने वाला था वो 2.5 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ लगभग, कि कभी ये नहीं सोचा होगा, हम भी आप भी पत्रकार हो, आपने भी नहीं सोचा होगा कि कभी कांग्रेस और शिवसेना एक साथ बैठेंगे, ठीक है ना। वो बाला साहब की एक बात याद आती कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे उस दिन दुकान, लेकिन आखिर कैसे, मैंने वही बोला कि राजनीति में कब क्या होगा, और यही बात जो है, यही समीकरण जो है, ये समीकरण को लेकर पूरा देश, पूरे महाराष्ट्र में ये देख रहा है कि अभी इस चुनाव में जो है किसको कितने मिलते हैं और किसने कितना दम है। क्योंकि देखिए, अब महाराष्ट्र का जो चुनाव इस वक्त का है, ये जाति और जाति राजकारण से या सेकुलर या धर्मवादी या हिंदुत्व, इसको लेकर बहुत ही हटके, इससे भी ऊपर उठकर ये बात, ये राजनीति यहाँ पर होगी। क्योंकि कल तक जो एक में के दुश्मन या एक में की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो आज एक में के साथ, और जैसा अनिरुद्ध ने बोला कि यशोमती ताई का स्वभाव जो है वो आक्रामक रूप में है, लेकिन देखिए पिछले कुछ साल 1.5 साल से यशोमती ताई का जो स्वभाव में जो बदलाव देख रहे हैं, तो बिल्कुल रिएक्ट जो है वो तुरंत, इधर से किसने आरोप लगाए तो इधर से तत्काल बाइट आती थी, लेकिन उससे बचते हुए अंदरूनी जो तुरपाई, अंदरूनी जो सिलाई होती है अंदरूनी, वो बिल्कुल बारीकाई से की जाती है, प्रौढ़ता वाली राजनीति जिसको बोलते हैं। हाँ, वही बातें यहाँ पर होती दिखाई दे रही है, और वही जो है मुरावा राजनीति जिसको, मुरावा राजनीति। और मैंने पहले भी कहा कि राजनेता वही है कि सब, किसी ने कुछ भी किसी ने गालियां भी दे रखी है, तो वो पचाने की ताकत अगर हो तो वही बड़ा राजनीति। जैसा रवि राणा जी में जो है, वो भी एक उनके महत्वपूर्ण गुण है, और वही जो है वो यशोमती ठाकुर में भी दिखाई दे रहा है। वैसे में भी यहाँ और ये जिले का राजकारण तो इतना है कि जैसा आपने जैसा बोला, नहीं तो वो तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उसमें सबसे अहम बात है कि ये जिले ने शायद विदर्भ में या महाराष्ट्र में इतना कोई सीट नहीं होगी जो यहाँ पर निर्दलीय चुनकर आते हैं। निर्दलीय चुनकर आते हैं मतलब विकास के ऊपर ही यहाँ की राजनीति है। ये चंद कुछ दिनों में जो धार्मिक और जातिवादी पर ये चुनाव हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन बाहर रखें तो, लेकिन पिछले 25 साल का अगर इतिहास देखा जाए यहाँ पर, तो कांग्रेस के बाद में, जैसा कांग्रेस की तब एक हाथ सत्ता थी तो उस वक्त कांग्रेस ही चलता था लगातार कांग्रेस, लेकिन उसके बाद में देखिए वरुण में भी निर्दलीय चुनकर आए, बडनेरा भी निर्दलीय चुनकर आए, सांसद भी आपकी निर्दलीय चुनकर आई, उसके बाद में बच्चू कडू निर्दलीय, मेलघाट में भी पटेल साहब वो भी है ना। ये जिला ऐसा है कि ये जिले को देखकर मेरे हिसाब से पूरी व्यक्ति को महत्व है, व्यक्ति और विकास को महत्व है कि यहाँ पर कौन मराठा, कौन तेली, कौन कुणबी और कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, ये बातें यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये राष्ट्र संत का जिला है, गाड़ी बाबा का जिला है, और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख साहब का गाड़गे, यानी इनके विचारों का है। यहाँ डेवलप इसीलिए हुआ है कि यहाँ पर जो है सब धर्म जो है एक साथ रहते हैं। देखिए
मैं पासी के जिले का हूँ, अकोला का, वहाँ पर का जो राजनीति है वहाँ पर धर्म की राजनीति होती है। और धर्म की राजनीति में देखिए, अगर सहजता से 1 2 3 है तो इन दोनों को नहीं लाना है, इन लोगों से थोड़ा खतरा लगता है, तो ये अपने लिए नहीं कुछ करेगा लेकिन अपन सेफ तो रहेंगे, ये हिसाब से ये वहाँ की राजनीति होती है। और वहाँ पर ऐसा होता है, फिर मुझे अगर सहज वोट मिल रहे हैं तो वो विकास क्यों करूँ या मेहनत क्यों करूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जिनके वोट जो है 5-10-5 या घर के आसपास ही रहते हैं, वो वोट बाकी जाति धर्म के कैलकुलेशन बाकी जिलों में लगाए जाते हैं कि इतने मेरे धर्म के हैं, इतने मेरे समाज के हैं, इतने मेरे को ये देंगे, ये मेरे इतने दोस्त। लेकिन यहाँ वो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार के परिवार के जितने वोट होते हैं बस उसी पर अगर उनको चुनकर देते हैं तो फिर वो उसमें एक ही देखा जाएगा कि वो विकास करने के लायक है, इसीलिए लोगों ने उनको चुनकर दिया है। हमारे पत्रकार मित्र अलग अलग सबके विचार, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा, अलग अलग लोगों की सोच और अलग अलग ढंग से सबने अपना प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य रूप से जो राजनीति आखिर में जो कंक्लूजन लगा कि यहाँ लोग व्यक्ति को महत्व देते हैं, विकास और जाति धर्म की तो बातें होती है लेकिन वो गौण होती है, मुख्य रहता है क्योंकि यहाँ पे विपक्षों का अपक्ष लोग ज़्यादा चुन के आए। यही राजनीति को यहाँ की जो नस जो अभी बता रहे थे, ये 2008 में रवि राणा ने पकड़ी। 2008 से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 2009 में उन्होंने चुनाव पहला लड़ा था। निर्दलीय चुनाव, कोई राजनीतिक घराना नहीं, निर्दलीय चुनाव, लोगों से संपर्क करके लोगों के साथ में जाके कैसे उनके साथ में उनको अपना बनाया जाता, ये चीज की नीति अपनाकर उन्होंने वो चुनाव लड़ा। और वो चुनाव संजय खोड़के के खिलाफ, जो संजय खोड़के उस समय सबसे पावरफुल अमरावती में, उस समय छगन भुजबल के ओएसडी थे, उस समय उन्होंने सुलभाताई को हरा के अपनी जीत हासिल की थी। और उसी परंपरा को निभाते हुए लगातार जनता के और उनके संपर्क में रह के आज जाकर अब वापस जब इस स्थिति में आई तो यहाँ पे जातिगत समीकरण पूरे के पूरे अभी कहलाने लगे। लेकिन जैसा बताया कि जातिगत समीकरण नहीं, जातिगत समीकरण से ऊपर भी उठकर यहाँ का व्यक्ति के बारे में सोचता है कि उसकी विचारधारा कैसी है। इससे बच्चों कड़ू यहाँ चुनकर आता है, इसलिए रवि राणा यहाँ चुनकर आता है, इसलिए अपक्ष करके नवनीत राणा यहाँ चुनकर है, इसलिए सुदाम काका यहाँ पर चुन के आए हुए। ये सारी यहाँ की जो राजनीति है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति एक चल रही, महाराष्ट्र की राजनीति की बात चली तो पिछले 2 सत्ता परिवर्तन कैसे पार्टी पूरी दूसरे में दे देना, ये सारा चलो, ये सारा जनता ने देखा, राजनीतिक लोग देखे। इसलिए लोग यहाँ पर व्यक्तिगत लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं और व्यक्तिगत संपर्क देते हैं। निश्चित रूप से आज नवनीत राणा से ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क किसी का नहीं है। दिनेश गुप्ता और बच्चू कड़ो के रुग्ण सेवक करके, वहीं यशोमती पालक मंत्री पूरे जिले में संपर्क में तीनों जो अभी यहाँ पर हमारे उम्मीदवार कहीं भी संपर्क में एक दूसरे से कम नहीं है। ठीक है, नवनीत राणा सांसद थी, उनको हर जगह जाने का मौका और वो सांसद के नाते पदाधिकारी के नाम से हर जगह जाती रही। इनके पास अपने पास रुग्ण सेवक है, रुग्ण सेवा बच्चू कड़ो के पास में पद था, तो ये संपर्क में कहीं पे भी कम नहीं। अब है कि जनता किसको चुनती, क्या जातिगत समीकरण हावी होते हैं या लोगों का संपर्क हावी होता है या विकास का मुद्दा रहता है या देश की राजनीति है, महाराष्ट्र के बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर सोचने को। एक मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव नहीं होना, हर मुद्दा सोचो तो हर दूसरा व्यक्ति जीतता हुआ दिखता है। या तीनों लोग अभी चुनाव के रेस में, तीनों को लगता है कि ये जीतेगा, इसको ये मिला तो ये जीतेगा, इसका यदि पड़ रहा इधर भाड़ी रहा, ये ग्रुप पूरा का पूरा देखेगा तो ये जीतेगा। ऐसी तमाम चर्चा यहाँ पे चलो। यहाँ पे भी हमने अभी पत्रकार मित्रों से चर्चा थी, कहीं भी कोई भी किसी भी एक पे जाके नहीं रुक रहा कि भाई नवनीत राहिणी चुन के आएंगे, पंजाही चुन के आएंगे, दिनेश गुप्ता चुन के आएंगे। तीनों की अभी स्थिति समान है। अब समान स्थिति में जैसा बताया कि आखिरी की रात, आखिरी के 3 दिन पूरे राजनीति के लिए बहुत मतलब, क्योंकि 3 दिन में जो अपनी बाजी मार गया वो बाजी मार गया। और बाजी मारने में निश्चित रूप से रवि राणा से आगे बाजी मारने में कोई, लेकिन इस बार यशोमती ठाकुर नाम की सामने जैसे बताया कि अभी 1.5 साल में जो एग्रेसिव एकदम यानी ठाकुर वाली जो राजनीति रहती थी वो उतनी एग्रेसिव रहती थी, लेकिन अभी 1.5-2 साल में पूरी शांति से सबको समझ के और समझा कर राजनीति के, तो कहीं पे भी बहुत आसान रहा तीनों के लिए। तीनों को बहुत मेहनत करनी है। अब देखते हैं कि आने वाला 26 तारीख को किस प्रकार वोटिंग होता है। वोटिंग कम हुआ तो निश्चित रूप से कम वोटिंग का सत्तारूढ़ को फर्क पड़ेगा और ज़्यादा जैसे जैसे वोटिंग बढ़ते जाएगी सत्तारूढ़ के पक्ष में होते जाएगी। अब 26 तारीख को बहुत कुछ एक अंदाज निकल सकता है कि कौन चुनकर आ सकता है। बाकी तो 4 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।